साथियों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज आप लोगों के लिए एक नई अपडेट लेकर आए हैं। नई अपडेट जो यदि जिस पे अमल किया जाए तो सहारा के निवेशकों का भुगतान मिलना तत्काल प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हमारी आपसे दरखास्त है, अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि यदि आप सहारा इंडिया समूह के निवेशक, डिपॉजिटर अथवा एम्प्लॉय, कार्यकर्ता, एजेंट अब करता है तो आप तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वादा है कि सहारा इंडिया समूह में आपका जो पैसा है वो उनसे कैसे लिया जाए, कैसे निकाला जाए, मैं उसके लिए तत्काल प्रयत्नरत हूँ और आपको लगातार उस पर अपडेट देता रहूँगा। साथियों, जो खबर आई हुई है उसको बिना देर किए हुए बता देता हूँ। खबर ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक बयान आया है। बयान ये आया है कि इस देश में 48,262 करोड़ रुपए एक जो उन्होंने राशि रखी है, 48,262 करोड़ रुपए का डाटा फिगर रखा है, ऐसा है जिसका कोई लेनदार नहीं है। आरबीआई का कहना है कि हमने पिछले 10 वर्षों में बैंकों को निर्देश दिए थे कि आपके पास जो 10 वर्ष पूर्व तक बैंकों में अपना क्लेम लेने नहीं आए, अपने खाते से लेन देन करने नहीं आए, उनका हमें डाटा दीजिए। तो वो डाटा एक का फिगर 48,262 करोड़ रुपए निकला। इस पे आरबीआई की तरफ से कहा गया कि इस पैसे को हम शिक्षा की जागरूकता डीआईए में खर्च करेंगे। यही मेरी आपत्ति है। यहीं से मेरा एक सवाल पैदा होता है, क्या आरबीआई के अधिकारी, क्या आरबीआई अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील नहीं है? क्या आरबीआई के अधिकारी जो उनके अधिकार हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनके बाहर जाकर काम करने का प्रयास करते हैं? ठीक है, शिक्षा पे जागरूकता बढ़नी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके लिए हमारी सरकार को शिक्षा का बजट मजबूत कर देना चाहिए। सरकारी स्कूलों में जो घटिया व्यवस्था है उसको अच्छा कर देना चाहिए। लेकिन ये तो पूर्ण तरीके से गलत है कि आपके बैंक खाते में पड़ा हुआ पैसा आरबीआई कहे कि आप बैंक में पिछले 10 वर्षों से नहीं आए हैं, वो पैसा हमारा है, हम उसको शिक्षा पे खर्च करेंगे। आरबीआई ने क्यों नहीं उन उपभोक्ताओं, उन निवेशकों को खोजने का प्रयास किया? क्यों बैंकों को निर्देश नहीं दिया गया कि आप अपनी बैंक के बाहर उन निवेशकों की सूची चिपकाएं जो आपके यहाँ 10 वर्ष पूर्व तक आपके पास क्लेम लेने नहीं आए, जो आपकी बैंक में पड़ा हुआ है, या ट्रांजैक्शन करने नहीं आए? क्या वह मृतक हो गए हैं? क्या उन खातों में नॉमिनी नहीं है? क्या उन पैसों को लोगों ने अपने चोरी छिपे या बिना घर वालों की जानकारी के निवेश कर दिया था? मैं यही कहूँगा कि जो डिपॉजिट राशि आरबीआई ने बताई है 48,262 करोड़ रुपए की, वो हमारे ऐसे साथियों के हैं, ऐसे आम व्यक्तियों की हैं जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के हैं, जो गांव की गलियों से आते हैं। वो पैसा बड़े लोगों का नहीं है, वो पैसा आम व्यक्तियों का है। और उनमें से सैकड़ों हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके घर वालों को पता ही नहीं होगा कि हमारे बाबा का, हमारे दादा का, हमारी चाची का, हमारे चाचा का ये पैसा फलानी बैंक में जमा है। इसलिए वो पैसा लेने नहीं आए, दावा नहीं करने आए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। साथियों, बीच में ये मत समझना कि मैं ये सहारा के बाहर कैसे बोल रहा हूं, बताऊंगा, ये बात वहीं ले जा रहा हूं। नंबर 2 पॉइंट पे आता हूं। नंबर 2 पॉइंट पे आता हूं। बहुत सारे हमारे जो बैंकों के डिपॉजिटर हैं, बैंकों के खाता धारक हैं, उनके नॉमिनी हैं, वो आरबीआई द्वारा पंजीकृत बैंकों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। लेकिन आपका मैनेजर उनको कागज के बहाने वो राशि नहीं देता है। कागज, इतने कागज
कि उसकी वो औकात ही नहीं है वो अपने कागज इतने आपको उपलब्ध कराए। कभी सक्सेशन, कभी आधार कार्ड में नाम में दिक्कत, कभी वोटर कार्ड में दिक्कत, कभी पैन कार्ड में दिक्कत, कभी साबित कीजिए, कभी न्यायालय से प्राप्त कीजिए। यहाँ तक कि आपके अधिकारी जो बैंकों में तैनात हैं वो सीधा कह देते हैं आप उपभोक्ता फोरम में जाके दावा कीजिए, वो सीधा कह देते हैं आप सिविल सूट कीजिए। इस प्रकार से ये राशि अनक्लेम्ड में जो आप डाल रहे हैं ये किसी के बाप की बापौती नहीं, ये देश के लोगों की संपदा है। इस पे बेवजह के बयानबाजी करने से अच्छा है इस पे गंभीरता से विचार किया जाए। और अभी भी समय है, इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाए, बैंकों के बाहर उनकी सूची चस्पा की जाए जो निवेशक, जो व्यक्ति अभी तक आपके पास ट्रांजैक्शन करने नहीं आ रहे हैं। इससे जो लोग जाएंगे वहाँ, कोई मान लीजिए किसी गांव का कोई व्यक्ति है, उसमें गांव की सूची होगी, एक तरफ खाता नंबर होगा, एक तरफ खाता धारक का नाम होगा, एक तरफ जमा राशि होगी, एक तरफ ब्याज सहित पूर्ण राशि होगी। तो जो वहां बैंक जाने वाले लोग होंगे, वहां बैंक के जो खाता धारक होंगे देखेंगे कि हमारे गांव में फलाने चाचा का इसमें पैसा जमा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्यों नहीं हम उनके घर पे जाके बता देते हैं, वो पैसा अपना प्राप्त कर लें। खैर, जब आरबीआई ने ये कदम उठा दिया है तो हमारी आरबीआई को एक सलाह है कि इस पैसे का उपयोग सहारा के उन डिपॉजिटरों के लिए कीजिए जिनका पैसा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज और स्टार मल्टीपर्पज में फंसा हुआ है। अब आप लोग कहेंगे ये आप कैसे अनलॉजिकल बात कर रहे हैं। मैं ये अनलॉजिकल बात इसलिए नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि पेट्रोल डीजल से सरकार ने 2014 से लेकर 2022 तक 27 लाख करोड़ रुपए आपकी जेबों से निकाल लिया। 27 लाख करोड़ रुपए आपकी जेबों से निकाल लिया और उस पैसे को कहां दे दिया? अपने मित्रों को दे दिया, चंद मित्रों को। 15 लाख करोड़ रुपया चंद उद्योगपति मित्रों को दे दिया। 10 लाख करोड़ रुपया उनका क्या कहते हैं, लोन के रूप में दे दिया। चंद उद्योगपतियों को 15 लाख करोड़ रुपए दिया जा सकता है, तो क्या इस देश के आम व्यक्ति को जो 13 करोड़ निवेशक हैं उनको नहीं दिया जा सकता है? मैं कहता हूं ये पैसे को फोकट में मत दिया जाए। यहां आरबीआई अपना निवेश कर दे। सहकारिता मंत्रालय जो भारत सरकार ने गठित किया है उनके साथ आरबीआई बातचीत करे और कहे भाई ये लोग देश में बड़े बहुत विकराल तरीके से परेशान हैं, दुखी हैं, इनकी मदद करने के लिए आरबीआई कुछ कदम उठाना चाहता है। हमारे पास 48,262 करोड़ रुपए ऐसा है जिसका कोई लेनदार नहीं है, जब आएंगे तब हम उनको देते रहेंगे। अभी हम इस पैसे को सहारा इंडिया की जो सामूहिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनमें हम निवेशित करना चाहते हैं, सहारा की जो संपत्तियां हैं उनमें निवेशित करना चाहते हैं। उनके हमें कागज हमें दे दीजिए, हम बंधक बना लेते हैं, हम वहां शेयर डाल देते हैं। सोसाइटी एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 हाल ही में जो मोदी सरकार संशोधन भी करना चाहती है, इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं। इसमें कोई भी सोसाइटी पार्टनरशिप करती है, शेयर होल्डर बन सकती है और यहाँ तक कि अपने एक दूसरे में खातों को, एक दूसरे में संपत्तियों का हस्तांतरण कर सकती है। ये सारी व्यवस्था मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में दी गई है। जब हम सहकारिता से विकास की बात करते हैं, जब सहकारिता आंदोलन की मजबूती की बात करते हैं, देश चलाने का हमारा मकसद है इस देश का विकास हो, लोगों का कल्याण हो, कल्याणकारी स्कीमें लोगों के लिए लॉन्च हो, तो क्यों नहीं जो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज है, हमारा इंडिया है, स्टार मल्टीपर्पज है, इनके निवेशकों के भुगतान के लिए आरबीआई इस पैसे को इन सोसाइटियों में निवेश कर दे। क्योंकि सोसाइटी किसी बाप की बापौती नहीं होती है, सोसाइटी होती है आम लोगों के लिए।
इसमें लोकतंत्र का भाव होता है। ये सहारा इंडिया सामूहिक की नहीं है। सोसाइटी किसी कंपनी की नहीं होती है। सोसाइटी खुद में एक फ्री सरकार है, स्वतंत्र सत्ता है, जो अपने निवेशकों के द्वारा संचालित होती है, अपने मेंबर के द्वारा संचालित होती है। वही मेंबर इलेक्टेड मेंबर उसका नोडल ऑफिसर बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं। सहारा में तो ये अलग बात है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट की धज्जियां उड़ाकर सहारा द्वारा अपने नोडल अधिकारी, अपने डायरेक्टर, अपने निदेशक बैठा दिए गए। लेकिन यदि वास्तविकता में लोगों के कल्याण के लिए इस देश की सरकार को काम करना है और सरकार चाहती है कि हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, तो इस पैसे का उपयोग उन निवेशकों के लिए कर लीजिए। करना तो आपको ये चाहिए था कि सहारा इंडिया सामूहिक को अपनी देखरेख में लेना था। अपनी रेख में लेने के बाद देखना चाहिए था सहारा के पास कितनी संपत्तियां हैं, सारी चीजें कितनी क्या व्यवस्था में है, कितने डिपॉजिटर का सहारा को भुगतान पे करना है, कितनी पेंडिंग है, कितने ऐसे खाते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि पूर्ण हो गई है। ये सारी जिम्मेदारी सरकार की थी। लेकिन सहारा का जो मामला है उसको आप लोगों ने, इस देश के सिस्टम ने फुटबॉल बना के रखा हुआ है। अभी तक 10 वर्ष होने को हैं, सेबी की तरफ से इस देश को ये जानकारी नहीं मिल सकी आखिर सेबी करना क्या चाहता है, सेबी के मकसद क्या है, सेबी के द्वारा जो सहारा के प्रति कदम उठाए गए थे उन कदमों से इस देश ने क्या हासिल किया, क्या हासिल किया। 2009 में सेबी की कार्रवाई प्रारंभ हुई और आज 2022 हो गई। कितना सहारा का नुकसान हुआ, कितना इस देश का नुकसान हुआ। सहारा, मेरा बार बार कहना है, किसी व्यक्ति का किसकी संपत्ति नहीं है। सहारा इस देश की संपत्ति है। जैसे हमारी LIC, जैसे हमारी भारतीय रिजर्व बैंक, जैसे सहकारिता मंत्रालय, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, इस देश का है, इस देश के लोगों के लिए, जहां से लोगों के लिए ऐसी योजनाएं निकल के आती हैं जो इस देश के लोक कल्याण में जन उपयोगी हो। ये किसी का सहारा इंडिया ये रिलायंस की तरह नहीं है। रिलायंस जैसे मुकेश अंबानी की है, अडानी ग्रुप की तरह ये सहारा नहीं है, बिरला ग्रुप की तरह ये सहारा नहीं है। ये संपत्ति जनता की है, जनता का यहां पैसा निवेशित है। सुब्रत राय अपने अररिया से इस पैसे को नहीं लाए थे। इस देश की सरकारों को, इस देश की संस्थाओं को इस बात को समझना होगा। आपको यदि लगता है सहारा के द्वारा, सहारा के डायरेक्टरों के द्वारा अनलीगल काम किए गए, अनलीगल काम जारी हैं, और ये लगता क्या है, ये सच्चाई है कि सहारा के डायरेक्टर और सहारा के प्राथमिक अधिकारियों के द्वारा लगातार इस देश के कानूनों की धज्जियां उड़ाई गई। उनको आप बॉन्ड कर दीजिए, आप उन पे प्रतिबंध लगा दीजिए कि आपके इतने रोल हैं, आप ये कर सकते हैं। हमारे सरकार के प्रतिनिधि सहारा में हस्तक्षेप करेंगे, आपने किन किन तरीकों से क्या क्या गलत किया गया है, इनकी मॉनिटरिंग हम करेंगे। लेकिन इस देश की संपत्ति है सहारा इंडिया सामूहिक, उस पे आंच नहीं आने देंगे। उसके निवेशक, एजेंट, एम्प्लॉय, कार्यकर्ता की मदद हम करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये सरकार का भाव, सरकारी एजेंसियों का भाव होना चाहिए। सेबी को सहारा के साथ बैठ के हस्तक्षेप कर लेना चाहिए कि आपने इन कानूनों की उल्लंघन किया था, हम आपको ये सजा देने जा रहे हैं। लेकिन डिपॉजिटर का भुगतान के लिए हमारे पास आपने जो 15,000 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं, ब्याज समेत 25,000 करोड़ रुपए हमारे पास खाते में पड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक से माननीय उच्चतम न्यायालय से हम दिशा निर्देश ले लेते हैं, आप इससे अपने समूह की, अपनी सोसाइटियों का अपना भुगतान देना प्रारंभ कर दीजिए। वो 15 लाख जो एम्प्लॉय बेरोजगार हो गए हैं, घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए मदद करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये भाव होना चाहिए।
कोई भी नियम कानून इसलिए बनाए जाते हैं जिससे उन नियम कानूनों का लाभ देश के विकास के योगदान में हो। कोई भी नियम कानून सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है जिससे लोगों का लाभ हो, इस देश की सरकार का लाभ। तो यदि नियमों में संशोधन की जरूरत पड़ती है आरबीआई को, सेबी को, तो आप नियमों में संशोधन कर डालिए। मैं तो कहता हूं जो एमबी वैली 39,000 करोड़ रुपए की बेस प्राइस रखी गई थी और वही एमबी वैली को ही सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा एंड यूनिवर्सल मल्टीपर्पज, हमारा इंडिया और स्टार मल्टीपर्पज ने दिखाया है कि हमने एमबी वैली में निवेश कर रखा है 72,000 करोड़ रुपए का। तो उसी एमबी वैली को आरबीआई अपनी अंडरटेकिंग कर ले और कहे भैया ये 48,262 करोड़ रुपए हम आपकी एमबी वैली में निवेश कर रहे हैं, आप इस 48,262 करोड़ रुपए से आप इन सोसाइटियों के निवेशकों का भुगतान देना प्रारंभ करिए, हम एमबी वैली की देखरेख अपनी अंडर में लेते हैं। इस सरकार को भाव जगाना होगा, बातों से काम नहीं चलेगा। कानूनी कार्रवाई इस तरीके से अगर 100 वर्ष तक भी चलती रही, हम सहारा इंडिया परिवार के निवेशकों को न्याय नहीं मिलने वाला। आप की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, यदि किसी कारण से आपको लगता है कि नहीं, इस नियम से, इस सिस्टम की वजह से हमारे देश को आर्थिक क्षति, सामाजिक क्षति, सांस्कृतिक क्षति हो रही है, तो उस पर विचार विमर्श करने की जरूरत है। हम बड़ी सहजता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहते हैं। मेरा भी सहारा इंडिया में धन निवेशित है, मैं भी परेशान हूं, मैं भी अपना धन प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने कई सारे प्रयास कर रखे हैं। मैंने जो प्रयास कर रखे हैं उनमें से बताऊं, मेरे प्रयासों की तो आप लोगों ने क्या किया, मेरे प्रयासों का ही कारण है कि आज आपने सहकारिता जो कानून है, सोसाइटी एक्ट है, उसमें संशोधन की बात की। हमने सैकड़ों पत्रों में इस बात का जिक्र किया कि आपका सहकारिता के लिए, सहकारिता आंदोलन के लिए जो 2002 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बना हुआ है, जो इस देश को बहुत क्षति पहुंचा रहा है, आपने उस पर संशोधन के लिए विचार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बिना देर किए हुए जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ करने के लिए 10 मिनट लगाते हैं, तो इस देश के करोड़ों लोगों को क्यों तंग कर रही है? सीधा सा सवाल है। वीडियो बेशक लंबा हो जाए, लेकिन आज आप लोगों को इस वीडियो को छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है, वीडियो शेयर करना है और इन बातों को ही आपको सरकारों के समक्ष उठाना है। ये बातें आप जब पत्र भेजते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, तब आपको जिक्र करना है। राष्ट्रपति सचिवालय जब आप पत्र भेजते हैं, तब आपको जिक्र करना है। कोई भी नियम कानून लोक कल्याण के लिए होता है और उस नियम कानून से लोक कल्याण का अनर्थ हो रहा है, तो उस नियम कानून को उठा के डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, ये हमारा मानना है और देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को मानना है। इस देश की मूल भावना भी यही है कि हमारी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का ये कर्तव्य है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी, ये भावना है। मेरा भारत महान तभी तो होगा हमारा भारत महान, जब हमारी 13 करोड़ परिवार सड़क पर बैठे हुए रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, आपसे अपनी शिकायतें करते रहेंगे। तो उन 13 करोड़ परिवार जब सड़क पे बैठे रहेंगे, तो अपने बच्चों के लिए कब कमाएंगे, अपने परिवार के लिए कब कमाएंगे, कैसे आपके पास जीएसटी पहुंचेगा? क्यों आप अनर्थक तरीके से इस सहारा से मैटर को नहीं निपटा रहे हैं? हमारा प्रयास ये है, हम प्रत्येक तरीके से हर दिन ये सोचते रहेंगे, करते रहेंगे, कहते रहेंगे,
आप लोग सुने या नहीं सुने, आप लोगों से हमारा कहना है कि इस वीडियो को शेयर कर जरूर दिया करें। बातें हमारी सहज हो सकती हैं, देसी भाषा में हो सकती हैं, लेकिन ये देश के 13 करोड़ परिवारों की बातें हैं। वो चाहता है कि हमारा देश फले फूले, आगे बढ़े, ग्रोथ करे। भारत का हर नागरिक चाहता है उसकी रास्ते में सड़क अच्छी हो, उसके मोहल्ले में स्कूल अच्छे हो। देश का हर नागरिक चाहता है। जब सड़क अच्छी होनी चाहिए, स्कूल अच्छे होने चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कल्चर अच्छा होना चाहिए, तो इसके लिए जो भी अड़चने हैं उन्हें हमें आपको मिलकर बैठकर समाप्त करनी है। हमने ये सरकार इसलिए चुनी, या हमने या हमारे देश के लोगों ने ये सरकार इसलिए चुनी कि जो भी इस देश में वैधानिक विकास में वैधानिक बातें हों, वैधानिक तरीके हों, उनको समाप्त किया जाए। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके बताएं कि जो 48,262 करोड़ रुपया आरबीआई कह रहा है हम इसको डीआईए पे खर्च करेंगे, शिक्षा की जागरूकता पर खर्च करेंगे, शिक्षा पे नहीं, शिक्षा की जागरूकता पे खर्च करेंगे, उससे अच्छा ये कदम रहेगा कि नहीं रहेगा कि इस पैसे को सहारा इंडिया समूह में निवेश कर दिया जाए। सहारा इंडिया समूह के साथ बात करके इन निवेशकों के भुगतान के लिए कोई ऐसी पहल की जाए जिससे एक एक व्यक्ति का भला होना स्टार्ट हो जाए। वो जो 15 लाख लोग, उन पे रहम होगा। 15 लाख एजेंट, कार्यकर्ता, एम्प्लाई जो अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार पालने के लिए सहारा में काम करते थे और आज वो गली मोहल्ले में निकल नहीं पा रहे हैं। उसका मोहल्ले का साथी, मित्र, दोस्त उसका दुश्मन बना हुआ है, जबकि उसने उस पैसा को भारत सरकार की एजेंसियों के तहत पंजीकृत कंपनियों में निवेशित कर दिया है। इसके बावजूद उसका अपना साथी, मोहल्ले का दोस्त, रिश्तेदार उसको गालियां देता है, उससे कहता है हमारा पैसा हमें दीजिए, और वो पैसा 2, 5, 10, 20 रुपए हो तो वो दे दे। वो पैसा लाखों करोड़ों की संख्या में है। उसके सामने अंधकार छाया हुआ है। उसको लगता है मेरे ये कौन से पिछले जन्म के पाप थे जो मैंने सहारा इंडिया समूह में काम किया। उसके ये पाप नहीं थे, वो तो पुण्य का काम कर रहा था। लोगों को ऐसी स्कीम बेच रहा था जिससे वह धीमे धीमे अपना धन का संचय करता और निवेश करने के बाद एक दिन बड़ी पैसे धनराशि प्राप्त करता। ये पुण्य का काम कर रहा था। इससे बड़ा इस देश में पुण्य का काम ही नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, आम व्यक्ति को 10-10, 5-5 रुपए एकत्रित करने की स्कीम बताए और एक दिन बड़ी डिपॉजिट के रूप में जो अपने बच्चों की शादी में, बच्चों की पढ़ाई में, स्वास्थ्य पे, घर के विकास पे खर्च करे। धन्यवाद साथियों, इतना ही कहना था। आप लोगों से भी हम सलाह चाहेंगे कि अब भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि ये पैसा, क्योंकि इसका कारण एक और है कि सहारा इंडिया की जो शुरुआत 1978 में हुई, उसमें सहारा इंडिया ने जो अपना पैरा बैंकिंग का कारोबार है वो आज बेशक सहकारिता मंत्रालय के तहत पंजीकृत हो, आज बेशक रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत हो, एमसीए के तहत पंजीकृत हो, सेबी के तहत पंजीकृत हो, एक दिन सहारा इंडिया समूह की कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के तहत काम करती थी। उस समय भी भारतीय रिजर्व बैंक ने सहारा पर कार्रवाई की थी। आज दिन तक कोई व्यक्ति नहीं जानता कि उस कार्रवाई से सहारा इंडिया के मालिक कैसे बचे, सहारा इंडिया के डायरेक्टर कैसे बचे, किसको क्या सजा दी गई। उस समय भी निवेशक को सजा दी गई थी। जो सहारा इंडिया ने रिजर्व बैंक से मान्यता लेकर जो अपनी कंपनी चला रखी थी, उस कंपनी के डिपॉजिटर का दूसरी स्कीम में, दूसरी कंपनियों में पैसा पुनर्निवेशित कर दिया था। जो 2012 में सहारा के द्वारा किया गया, ये कोई आज सहारा के द्वारा नहीं किया जा रहा। ये हर बार जैसे ही सहारा पे कोई मुसीबत आई, सहारा पे दिक्कत आई, सहारा ने यही किया। जो सहारा की स्कीम जो रिजर्व बैंक से पंजीकृत थी,
जब आरबीआई का आदेश आया कि आपको 2014 तक ये सारे निवेशकों का भुगतान करना है, तो उन्होंने 2011 के पहले ही उठा के सहारा हाउसिंग, जो सेबी के तहत आती थी, सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग, इसमें परिवर्तित कर दिया था। आपको भी याद होगा। इसके बाद फिर नई मुसीबत जब 2012 में आई, तो उठा के सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग की स्कीम को क्यू शॉप में उठा के डाल दिया। और जब क्यू शॉप का भुगतान देने में जब सहारा को परेशानी हुई, दिक्कत हुई, इन्होंने कहा बहुत ज़्यादा पेंडिंग बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाली है, हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में जल्दी नहीं निपट रहा है। तो जो खाते 2012 के 6 वर्ष की अवधि के लिए क्यू शॉप में कन्वर्जन किए गए थे, वो कन्वर्जन का फिर से एक खेल खेला गया पूरे हिंदुस्तान में। फिर से कहा गया भैया हम इतना ब्याज देंगे, इतनी अच्छी स्कीम है, आप उठा के क्यू शॉप से हमारी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में डाल दीजिए, सहारा यूनिवर्सल में डाल दीजिए, हमारा इंडिया में डाल दीजिए। क्यू शॉप को उठा के पुनः सोसाइटियों में डाला गया। कहां आरबीआई से पंजीकृत सहारा की कंपनी, जिसको 2014 तक निवेशकों का भुगतान करना था, उसने 2011 के पहले ही स्टेटमेंट जारी कर 2011 में स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आरबीआई से जो भी हमारी कंपनी है, हमारा विवाद हो गया है, आप लोग आइए हमसे भुगतान ले जाइए। तो सहारा ने अपने लोगों को भेजा घर घर गांव गांव, तो भुगतान नहीं दिए। जो भी पेपर, जो भी कॉपियां थी, उनको भुगतान के रूप में निकाला और उठा के सहारा ने अपनी दूसरी फर्म सहारा हाउसिंग, सहारा रियल एस्टेट में उठा के डाल दिया। सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग में डालने के बाद उन्होंने सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग का विवाद जब सेबी से उठाया, तो उन्होंने क्यू शॉप में डाल दिया। जब क्यू शॉप में समझ गए भुगतान देने में फेल हो रहे हैं, तो उठा के सोसाइटियों में डाल दिया। इसलिए भी हमारा अधिकार है रिजर्व बैंक से ये कहने का कि हमें भुगतान दिया जाए, क्योंकि आप ही वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं। यदि उस समय जांच किए होते, उस समय कार्रवाई किए होते, उस समय ये जानकारी निकाले होते कि क्या वास्तविकता में सहारा ने भुगतान किया है, वास्तविकता में क्या हकीकत है, कितना कानूनों के साथ घोर धोखा सहारा ने किया है, तो आज हम लोगों को ये परेशानी, तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। तो साथियों, कमेंट करके बताएं कि आरबीआई को हमें हमारा भुगतान देने की प्रोसेस के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्या कदम बढ़ाना चाहिए, क्या वास्तविकता में ऐसा किया जा सकता है। ये सारे कमेंट आप लोगों से सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।